देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ, जहां पर बताया जा रहा है कि 2000 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई है। एनसीबी ने बड़े ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जानकारी मिल रही है कि करीब 22 आरोपी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले को देखते हुए 800 किलोग्राम ड्रग्स भी बरामद की गई है। एनसीबी ने बड़े ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें ये 22 आरोपी जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से 800 किलोग्राम ड्रग्स भी बरामद किए गए। तो भारतीय नौसेना की मदद से एनसीबी ने 2000 करोड़ रुपए के 800 किलोग्राम ड्रग्स बरामद किए हैं। और इसी के साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बहुत बड़े ड्रग सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है कि सिंडिकेट कई देशों से जुड़ा हुआ है। जैसा कि जानकारी मिल पा रही है, अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर 22 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले को देखते हुए कई लड़कियां भी पकड़ी गई हैं और ड्रग्स की बरामदगी के लिए एनडीआरएफ के गोताखोरों की भी मदद ली गई। बेहद यूनिक तरीके से ड्रग्स की खेप घरों तक पहुंचाई जा रही थी। फिलहाल इस रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी, टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही 22 आरोपी हैं जो इस पूरे रैकेट का संचालन कर रहे थे। 800 किलोग्राम की ड्रग्स इनके पास से बरामद हुई है। चलिए रुक करेंगे अन्य खबरों का। हिजाब विवाद के तूल पकड़ने के बाद अब एक बार फिर कॉमन सिविल कोड का मसला उठ खड़ा हुआ है। एक समान नागरिक संहिता यानी सभी के लिए एक जैसा कानून बनाने के बयान अब सामने आने लगे हैं। ऐसे में कॉमन सिविल कोड को लेकर जंग तेज हो सकती है, क्योंकि मुस्लिमों के लिए पर्सनल लॉ बनाने वाला बोर्ड पहले ही इसके विरोध में है, इसका विरोध कर चुका है। कॉमन सिविल कोड बनाने की दिशा में ताजा बयान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत की रक्षा के लिए बीजेपी सरकार अपनी शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एक कमेटी गठित कर यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी, जिससे सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनेगा, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों। बीते दिनों एक बीजेपी सांसद ने राज्यसभा में भी कॉमन सिविल कोड बनाने के लिए निजी तौर पर बिल पेश किया था। कॉमन सिविल कोड होगा तो इससे क्या फर्क पड़ पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या फिर हिंदू और मुसलमान नहीं होगा, जैसा कि अभी फिलहाल जो स्थिति है उसमें देखने को मिल रहा है। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर काम हुआ है, पूरे दुनिया के अंदर हमारे देश का, हिंदुस्तान का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के सपूत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आप सबको याद होगा कोरोना महामारी के दौरान अगर ये महामारी किसी और कालखंड में आई होती, जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी की जगह अन्य कोई और होता, तो ये वैक्सीन जो हमको 6 महीने के अंदर मिल पाई, ये वैक्सीन मिलने में 15-20 साल लग जाते। भाइयों बहनों, और मोदी जी ने देश के करोड़ों करोड़ लोगों की रक्षा के लिए रात दिन प्रयास करने के बाद हमको वैक्सीन मिल पाई, हमको सुरक्षा का कवच मिल पाया। और ये वैक्सीन जिसकी कीमत 1750 रुपए होती है, एक बार मुफ्त में लगाने का काम हुआ, दोबारा दूसरी डोज भी मुफ्त में लगाने का काम हुआ और तीसरी डोज भी बूस्टर डोज के रूप में अब मुफ्त में लगाने का काम हो रहा है। उत्तराखंड हमारा दो विदेशी सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। इस प्रदेश के अंदर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड यहां पर लागू करेंगे। भाइयों बहनों, इसके लिए नई भाजपा सरकार के गठन होते ही उसके शपथ ग्रहण के बाद हम प्रबुद्ध नागरिकों के साथ, विधि विशेषज्ञों के साथ, शिक्षाविदों के साथ, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, उन सब का सहयोग लेकर एक ड्राफ्ट करेंगे, एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे और नई सरकार के आते ही वो ड्राफ्ट भाइयों बहनों उत्तराखंड के अंदर लागू होगा, जैसे गोवा में लागू है, जिसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने भी समय समय पर सरकारों को
लगातार चेताने का और लगातार नाराजगी व्यक्त करने का काम किया है। उत्तराखंड देवभूमि है, ये वीर भूमि है, ये सैनिकों की भूमि है। इस भूमि से, ये किसानों की भूमि है। हम इस भूमि से इस कानून को लागू करेंगे भाइयों बहनों। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अभी आप सुन रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच हाईकोर्ट में आज एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें समानता और भाईचारे को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय अखंडता के लिए रजिस्टर्ड शिक्षण संस्थानों में समान पोशाक संहिता लागू करने का आग्रह किया गया है। अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय और अश्विनी दुबे के जरिए निखिल उपाध्याय द्वारा दायर नई जनहित याचिका में केंद्र सरकार को एक न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया, जो सामाजिक और आर्थिक न्याय, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के मूल्यों को सिखाने और विद्यार्थियों के बीच भाईचारा, समानता, एकता और राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने के उपाय बताए। याचिका में केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा विधि आयोग को भी पक्षकार बनाया गया है। याचिका में कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद को लेकर गत 10 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में हुए प्रदर्शनों का भी संदर्भ दिया गया और कहा गया कि शैक्षणिक संस्थानों के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए रखने के लिए सभी स्कूल कॉलेजों में समान पोशाक संहिता लागू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह की अब बातें, टिप्पणियां जो हम कई दिनों से सुन रहे हैं, वैसा देखने को भी मिल रहा है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए एक खास पैनल है हमारे साथ, उनसे आपको रूबरू करा देती हूं। कांग्रेस प्रवक्ता रफत फातिमा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका फातिमा जी एफएम न्यूज पर। और बीजेपी प्रवक्ता कंचन द्विवेदी जी भी हैं। तो कंचन जी, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगी। कॉमन सिविल कोड जिसकी बात की जा रही है और हिजाब विवाद के तूल पकड़ने के बाद अब ये कॉमन सिविल कोड का जो मसला उठ खड़ा हुआ है, आखिर क्यों, कैसे लागू करना जरूरी है, और जरूरी है तो आखिर जरूरत क्यों पड़ी इसकी? जी, पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगी क्योंकि मैं फोन पर हूँ। जी, मेरा नाम नेहा है और इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी। कंचन जी। जी नेहा जी, बिल्कुल जो भी विवाद चल रहा है वो हमारे पूरे देश में फैल चुका है कर्नाटक से, और ये फैलाने का पूरा की, जैसा कि फातिमा जी को आप लिए हुए हैं पैनल पे, मैं कहूंगी इनकी ही पार्टी की साजिश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनके लिए कुछ भी बचा नहीं है, जमीन नहीं बची है। तो वो शर्म आनी चाहिए, जिस बात का आपको ध्यान रखनी चाहिए उसके पहले आप हमें बताइए कि हमारी पार्टी की साजिश है। नेहा जी, ठीक है, आप एक एक करके अपनी बात पूरी कीजिए। आप एक डिबेट के नियम मालूम है कि कैसे डिबेट की जाती है। मुझे नहीं लगता ये डिबेट का राइट, इनको जब डिबेट का राइट नहीं पता है तो इनको फिर किस चीज। ठीक है, रफत जी और कंचन जी, आप दोनों से गुजारिश है कि आप एक एक कर अपनी अपनी बारी पर अपनी बात रखिए। आप दोनों से निवेदन है, ठीक है, आप दोनों से निवेदन, आप एक एक कर अपनी बात पूरी करें। इन्होंने मुझे शुरू में ही टोक दिया, ये डिबेट के रूल नहीं है, इनको रूल का ज्ञान होना चाहिए और इनको ये सिखाइए कि डिबेट में जब भी आए। ठीक है, प्लीज आप एक एक कर अपनी बात करें, आप एक एक कर अपनी बात करें। मैं दोनों की बात सुनूंगी, मैं दोनों की बात सुनूंगी। ठीक है, मैं दोनों की बात सुनूंगी, एक एक कर आप अपनी बात रखें। जी, मैं बिल्कुल, जो सत्य है मैं वही बोल रही हूँ। तो सत्य तो कड़वा होता ही, हमारे यहाँ पर कहा जाता है सत्य कड़वा होता है, और सत्य एक ही होता है कि धरातल पर इनकी कोई भी जमीन नहीं बची है। तो मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं बिना प्रूफ बात नहीं कर रही। फिर वही बात है, ये क्या पैनल पर आपने नेहा जी बिठा लिया है, क्या है ये? अरे मैडम, आप एक एक करके बात करें ना, आपको मैं मौका दूंगी, आप उन्हें बात तो पूरी करने दीजिए। आप एक एक करके बात करें, मैं आपको मौका दूंगी, आप अपनी बारे में बोलिए। धन्यवाद। तो मैं यही बताने का प्रयास कर रही हूँ कि एक जाकर के कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे लिए ये सारी चीज बहुत जरूरी है, जबकि कुरान में मैं कुरान भी पढ़ती हूँ, मैं बेशक हिंदू हूँ लेकिन फिर भी मैंने कुरान का अध्ययन किया है। मैं आपको बताऊं, कुरान में जो 5 सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिजाब बहुत आवश्यक है या बहुत जरूरी है। हिजाब को उर्दू शब्दों में एक लफ्ज बोलते हैं और उसके थ्रू ये बताया गया है कि बदन ढकना बहुत जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन ऐसा कहीं पे भी सूत्रों में नहीं आता है कि आपको पूरा मुंह ढकने की आवश्यकता है, बस मर्यादा में रहना है। तो ये तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही परंपराओं के तहत आता है, ये कहीं से भी हमारे धर्म से अलग नहीं है। और फिर दूसरी बात, मैं फिर सीधे वहीं जा रही हूँ कि आप शिक्षण संस्थान में जा रहे हैं, आप एक विद्यालय में जा रहे हैं, आप स्कूल में जा रहे हैं, वहां पे एक नियम होता है। किसी भी हम
पायदान में खड़े होते हैं, जिस काम को हम कर रहे थे वहां पे हम लोगों ने नियम बनाए हैं कि हमें वो ड्रेस कोड पहनना ही पड़ेगा। तो जब हम शिक्षा के मंदिर में जा रहे हैं तो वहां पर हमें धार्मिक लेवल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमें नहीं लगाना चाहिए। बस वही बात है कि वो एक, और आपको मालूम भी होना चाहिए कि वो जो बालिकाएं थी वो पहले वहां पर जो हिजाब है वो पहनकर नहीं जाती थी। स्कूल के हिसाब से मैं वहां पर बताऊं कि वो थोड़े दिन पहले, जब से ये चुनाव की प्रक्रियाएं शुरू हुई, वो हिजाब और बोरका डाल करके ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल का मैं डिस्कशन हिजाब विवाद पर कर ही नहीं रही हूँ मैडम। अभी मेरा सवाल ये है कि जो कॉमन सिविल कोड का ये मसला उठने लगा है, आखिर इसकी जरूरत क्यों लगती है? अरे भाई, जरूरत तो, जब मैटर तो वहीं से शुरू हो रहा है ना, कुछ अलग तो है नहीं नेहा जी, सब शुरुआत वही है। और हमारा देश इस हिजाब में ढक गया है, कोई अलग नहीं है। हिजाब से लेकर के अब जो भी उनके जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो तो सॉर्ट आउट होनी, ऐसा नहीं कि सॉर्ट आउट नहीं होगा। हम लोग कितना भी फंसा करके रखें, वो चीजें बिल्कुल ही आगे बढ़ेंगी और उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो जिन चीजों की आवश्यकता होगी वो बिल्कुल बेशक बेस में हो रहे हैं, जो नहीं भी हो रहे हैं, जो नहीं होने चाहिए वो भी हो रहे हैं। तो बेशक मैं कहूंगी कि होना चाहिए हर एक चीज जो फंस रही है उसे हमें कानून। ठीक है, तो आपको क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगी कि जब ये मसला शुरू हुआ कर्नाटका से, तो नहीं लगता कि स्कूल को भी, और जब ये मसला उठने लगा था, इतनी तेजी से फैलने लगा, करीब 40 दिन पहले से ही वो छात्राएं प्रदर्शन मतलब अपनी आवाज उठा रही थी, तो अगर स्कूल में ही इसे सॉर्ट आउट कर लिया जाता तो इतने बड़े लेवल पर ये ना उठता, या फिर इसे मुद्दा बनाने के लिए इंतजार किया जा रहा था? जी रिहाती, मैं यही बताने का प्रयास कर रही हूँ आपको कि आपको शायद ये मालूम होगा कि जब वो दंगे हो गए और जब वो लड़की वो बोरका डालकर गई तो उनको रोका गया, लेकिन वो नहीं मानी। और जबकि ये याद होगा कि हम दो लोग भी कॉलेज में, स्कूल में पढ़े हैं, वहाँ पे एक फॉर्म भरा जाता है जिसमें ड्रेस कोड अनिवार्य होता है, 6 दिन कंपल्सरी होता है ड्रेस पहनना, ये हम सब जानते हैं। तो उनसे भी एक फॉर्म भरवाया गया, तो पहले वो ड्रेस पहन के आती थी। इसके बाद वो बीच में, जब हम लोग का, मैं बार बार ये बता रही हूँ, बीच में जब ये राजनीति चलने लगी, चुनाव जब आने लगा, तो कुछ पार्टियों को लगा कि हमारे वेश नहीं है तो हमें कुछ मुद्दे चाहिए, तो ये मुद्दे, तो यानी आपका कहना है कि चुनावी मौसम है, इसी के चलते इस मुद्दे को बुनाने की कोशिश की जा रही है अन्य पार्टियों की तरफ से, इसे हाईलाइट करने की वजह से। दे सकती हूँ, वर्क स्टाफ जाकर के आज उस लड़की से मिले हुए हैं और उससे कांग्रेसी है जो उनसे मिले हुए हैं, उस लड़की को बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो ठीक है, मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। फातिमा जी, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, जब सब सारे मुद्दे कहीं खो जाते हैं ना, तो आप मूल मुद्दों से जो है भटकने लगते हैं, तो ऐसी चीजें सामने आती हैं। अभी आप बेरोजगारी पे बात करें, इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। अभी एक व्यापारी ने आर्थिक तंगी से जो ग्रस्त होकर जहर खा लिया, उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो 3 सालों में 25,000 आत्महत्याएं करी लोगों ने आर्थिक तंगी से। फातिमा जी, कॉमन सिविल कोड का जो मसला उठने लगा है अब, कॉमन सिविल कोड एक समान नागरिक संहिता, यानी सभी के लिए एक जैसा जो कानून बनाने की ये बात सामने आ रही है, अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगी? हमने बताया ना, अगर आप किसी कॉलेज स्कूल में कहीं भी कोई अगर यूनिफॉर्म होगा तो क्यों नहीं पहनेगा? जाहिर सी बात है पहनेगा। लेकिन ये भारत देश है, यहाँ पे पहनने ओढ़ने की आजादी, हर तरीके से खाने पीने की आजादी जो हमारा संविधान देता है जी, वो हमें मानना चाहिए। और संविधान से हट के जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, सोच की जो कहाँ जा रहे हैं, वो मुद्दों से भटका रहे हैं। मैं काउंटर नहीं, बिल्कुल आजादी है फातिमा जी, आजादी है, लेकिन एक यूनिफॉर्म को अगर डिसाइड किया गया है किसी शिक्षण संस्थान में, क्या उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना वो जरूरी नहीं है? यूनिफॉर्म किस लिए है? ताकि सभी बच्चे एक जैसे रहें, एक समान हो। क्या उसे अगर फॉलो किया जा रहा है तो कहाँ पर गलत है? ये भी तो कानूनी है ना, इनको बताइए कि फातिमा जी। हमें पता है कानून, आप हमें ना बताइए, हमें बहुत सारे मैडम पता। तो फिर ये मुद्दा इतना क्यों गंभीर हो गया फातिमा जी? मैं काउंटर करूँ नेहा जी? मैं आऊंगी कंचन जी, पहले बात उन्हें पूरी करने दीजिए प्लीज। हाँ, जो बच्चियां आती हैं, जो उनको तालीम हासिल करने के लिए अगर बाहर से बच्चियां आ रही है पहन कर, तो उनको अंदर आने में क्या प्रॉब्लम है? आखिर क्यों नहीं पहन सकती? लेकिन उसी बात का जवाब मैं आपको दे रही हूँ। वो यूनिफॉर्म का इसीलिए बार बार जिक्र हो रहा है, कि यूनिफॉर्म जिसका शायद प्रोटोकॉल का फॉलो उसको किया जाता तो मे बी ये मुद्दा जितना बड़ा ना होता। और जैसा कि कंचन जी भी कह रही हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है, क्या वाकई चुनावी माहौल है इसीलिए इस मुद्दे को इतना बढ़ा दिया? और आज देश भर में छात्राओं को जो अपना, मुझे लगता है जिनको शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, आज वो कहाँ प्रोटेस्ट में निकल पड़ी है? कंचन जी, अगर शिक्षित जी, मैं आपको 2 बात बताती हूँ, थोड़ा सा ठीक है फातिमा जी, मैं आती हूँ आपके पास, आपको बता दूँ। नेहा जी, मेरी बात सुनिए प्लीज। ठीक है फातिमा जी, मैं आऊंगी आपके पास, आप 2 मिनट का समय दीजिए। जी कंचन जी।
जी, जैसे कि अभी कानून की बात हुई तो मैं बताऊं, कर्नाटक में 1983 में कानून बना हुआ था। सेक्शन 133 के तहत, दूसरे भाग के तहत मैं आपको बता रही हूँ, स्कूल में बच्चों के लिए समानता के लिए वहां पर किसी भी प्रकार से सरकार कदम उठा सकती है, उस कानून में, उस सेक्शन में लिखा हुआ है। तो वही कोर्ट जब ये कानून की बात कर रहे हैं तो ये कानून तो लागू होता है ना, कि ये कानून है कि सब करके आपको जाना पड़ेगा, आप जिस संस्थान में जा रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये जो कट्टरपंथी तथाकथित इस्लाम धर्म के ठेकेदार है, इन लोगों को नहीं पता कि ये भारत में रह के भी अपनी ही कौम की आजादी छीन रहे हैं। उन लड़कियों का, मैं ऐसे डिबेट नहीं करती नेहा जी। फातिमा जी मैं आऊंगी आपके पास। फातिमा जी मैं आपके पास आऊंगी, आप बात पूरी करने दीजिए, मैं आपको भी आपका पूरा समय दूंगी। तो आप प्लीज फातिमा जी मैं आऊंगी आपके पास। कंचन जी जल्दी, क्योंकि हमारे पास समय का थोड़ा सा अभाव है। जी धन्यवाद। यही बात मैं कहने का प्रयास कर रही हूँ कि इन लोगों को नहीं पता। ये मैं बहुत भावुक होकर के बोल रही हूँ कि जब वही लड़कियां जो लोग आज किताब की जगह हिजाब पर उतरी हुई हैं, अगर वही लड़कियां डॉक्टर बन जाएंगी, पायलट बन जाएंगी, तो क्या वो डॉक्टरी वो हिजाब पहनकर करेंगी? मुझे तो नहीं लगता। आई डोंट नो वो कैसे कर पाएंगी। वो पायलट बनेंगी तो कैसे कर पाएंगी वो? और फिर अगर वो इसी चीजों में उलझ के रह गई तो मुझे नहीं लगता वो पायलट और डॉक्टर और आगे किसी भी प्रक्रियाओं तक। मैं इनके ही कौम के मैं अब्दुल साहब को याद करूंगी, कलाम साहब को याद करूंगी कि वो भी इन्हीं के कौम से आते थे, और हमें तो नहीं लगता कि वो किसी भी प्रकार से किसी अलग धर्म से आते हैं या कुछ अलग इनका धर्म है। बिल्कुल, देखिए जब हम एक देश में रह रहे हैं, हम एक देश के नागरिक हैं, लोकतांत्रिक हमारा देश है, तो सभी जो बेटियां हैं वो एक समान है। देश की हर बेटी को समान हक मिलना चाहिए। और एक बेटी होने के नाते मैं भी इसके लिए आवाज जरूर बुलंद करूंगी कि हर बेटी को शिक्षित होने का पूरा अधिकार है, और अधिकार है कि वो जो पहनना चाहती है वो भी पहने, लेकिन सबसे पहले और सबसे ऊपर सर्वोपरि आपकी शिक्षा होनी चाहिए। फातिमा जी जल्दी से आपका रिएक्शन। देखिए, हमारा बस ये मानना है कि जिस चीजों से जो मूल मुद्दे हम उसको बता दें कहीं ना कहीं। अगर हम हिजाब से करते पढ़ लें तो कहीं ना कहीं हम शिक्षा को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बच्चों को शिक्षा हासिल करना चाहिए, उनको हम इन चीजों के लिए अगर रोक लगाएंगे तो वो शिक्षित कैसे हो पाएंगे? चलिए, ये चाल है पूरी तरीके से संघ की, और जिस तरीके से ये संघ की चाल है वो दिखा रहा है कि और शिक्षा की राह से अगर भटका कोई इस वक्त रहा है तो वो हिजाब का ही मुद्दा है जो आड़े आ रहा है बच्चियों के, जिसकी वजह से शायद उनकी शिक्षा पर भी असर पड़ रहा है, प्रभावित हो रही है। एग्जाम सर पर है, बावजूद उसके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, और ये मुद्दा देश में गरमाता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग अब तेज होती नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ हिजाब विवाद भी देश भर में तूल पकड़ता जा रहा है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि जिस तरह से इस बात को उठाया जा रहा है, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी ये कहना है कि अगर हम सरकार बनाते हैं तो हम इस नियम को लागू करेंगे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर काम हुआ है, पूरे दुनिया के अंदर हमारे देश का, हिंदुस्तान का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के सपूत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, ये वही लोग हैं जो वैक्सीन को लेकर चारों तरफ दिन रात अफवाहें फैलाने में लगे थे। साथियों, आप एक बात और सोचिए, वैक्सीन तो सबके लिए होती है, फिर इनको वैक्सीन से क्या तकलीफ थी? इनको तकलीफ ये थी कि वैक्सीन की वजह से हर देशवासी सुरक्षित हो जाएगा, और अगर सुरक्षित हो जाएगा तो ये लोग पहले भी मोदी का जय जयकार करते थे, अब और ज्यादा जोर से मोदी का जयकारा करेंगे और साथ साथ धामी का भी जय जयकारा करेंगे। ये लोग नहीं चाहते थे कि उत्तराखंड में फिर से, भाइयों बहनों, ये ऐसे विकृत राजनीति वाले लोग हैं। भाइयों बहनों,
सरकार के खजाने से निकल जाता, आप तक नहीं पहुंचता, कहीं बाहर चला जाता। उत्तराखंड के हजारों किसानों के बैंक खाते में आज साल में 3 बार भारत सरकार की तरफ से सीधे पैसे पहुंच रहे हैं। क्या कांग्रेस के जमाने में कोई सोच सकता है कि किसी के खाते में सीधे पैसे पहुंच जाए? भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी की दशकों से एक ही पॉलिसी रही है, चुनाव में वादे करो, बड़े बड़े वादे करो, सरकार बनाओ और फिर वादे नहीं घोटाले करो। बात उत्तराखंड की करें तो यहां पर आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और इसीलिए बीजेपी ने अपने तमाम स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतार रखा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज उत्तराखंड के बागेश्वर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी का प्रचार करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो उत्तराखंड को अलग राज्य बनाना चाहते थे, उसके पीछे उनकी एक सोच थी। वह चाहते थे कि हमारा उत्तराखंड राज्य छोटा राज्य भले ही है, लेकिन एक आदर्श राज्य के रूप में इसे हिंदुस्तान में खड़ा होना चाहिए। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की हसरत थी, यह उनकी इच्छा थी और इसीलिए उत्तराखंड राज्य को उन्होंने एक विशेष दर्जा दिया। कहा कि उत्तराखंड राज्य को स्पेशल स्टेटस प्राप्त होगा। लेकिन जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आई और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार आई, तो बहनों भाइयों, जो आपको विशेष दर्जा मिला हुआ था उत्तराखंड राज्य को, उसको समाप्त कर दिया। लेकिन जब हमारे नरेंद्र मोदी जी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने, तो बहनों भाइयों, एक विशेष दर्जा जो पहाड़ी राज्यों को होता है, फिर से उन्होंने उत्तराखंड को देने का काम किया। कांग्रेस के लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए, क्यों आप लोगों ने उत्तराखंड राज्य को, जो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विशेष दर्जा दिया था, उसको समाप्त किया? क्या उत्तराखंड के लोगों ने अपराध किया था? बहनों भाइयों, फिर भी आप लोगों ने अपनी भलमनसाहत दिखाई और समय समय पर आपने यहां पर कांग्रेस की सरकार बनाई है। लेकिन आप तो एक तरफ जहां बीजेपी पूरी एक्टिव मोड में नजर आई है, वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी आखिरी दिन प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतार दिया और उत्तराखंड के चुनावी रण में उतरकर उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, जो पिछले 5 सालों में जिनका व्यापार बंद होने के कगार पर आ गया है, जिनको बताया गया था कि नोटबंदी इसलिए की जा रही है कि देश का पूरा काला धन वापस आ जाए, उनको ये नहीं बताया किसी ने कि नोटबंदी से उन पर कितना संकट आने वाला था। उसके बाद जीएसटी थोपी गई उन पर, कोरोना आया, कोरोना में लॉकडाउन हुए। सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं छोटे व्यापारियों को हुआ जो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। मैं क्यों कह रही हूं कि आप इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं? क्योंकि रोजगार पैदा करने वाले यही छोटे और माध्यम व्यापारी हैं। कोई अडानी जी और अंबानी जी नहीं पैदा कर रहे हैं रोजगार आपके लिए। ये कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम नहीं कर रहे हैं आप, ये आप अपना भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं। आपके भविष्य को आपके हाथों से छीना जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, आपकी मेहनत की कमाई उनके पास जा रही है। रोको इसको, इस तरह की राजनीति को रोको, ये आपकी जिम्मेदारी है। यही मांगने आई हूं मैं आपसे, अपने देश के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाओ। वही जिम्मेदारी आपकी अपने बच्चों के प्रति है, उनका भविष्य बनाना है। तो ये जो वोट है, जो आपकी इतनी बड़ी ताकत है, उसको समझिए, एकजुट होकर उसको उसी पार्टी को दीजिए अपना वोट जो आपका विकास कराए। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी हैं, खासतौर से मेरी बहनों ने। अंत में मैं आपको बताना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ घोषणाएं की हैं जो छोटे। तो प्रियंका गांधी एक तरफ जहां उत्तराखंड में कांग्रेस का मोर्चा संभाले हुए नजर आ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ वायनाड से सांसद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी आज गोवा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पार्टी की कमान संभालते हुए गोवा से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ उन्होंने कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं।
रोजगार गायब क्यों हुआ? रोजगार पैदा कौन करता है? रोजगार स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग पैदा करते हैं। रोजगार दुकानदार, छोटे व्यापारी के पैदा करते हैं। और पिछले 8 सालों में दिल्ली की सरकार ने इन लोगों पर आक्रमण किया है। गोवा के सबसे गरीब परिवारों को गारंटीड 6,000 रुपए महीने का कांग्रेस पार्टी सीधा डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डाल के दे दी। गरीबी को गोवा से हम मिटा डालेंगे। 30% रिजर्वेशन महिलाओं को सरकारी नौकरी में। और बजाज के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का पुणे में निधन हो गया है। राहुल बजाज ने 83 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। बजाज लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। उनके निधन की खबर आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि देना शुरू किया। 2001 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। राहुल का जन्म 10 जून 1938 को कोलकाता में मारवाड़ी बिजनेसमैन कमल नयन बजाज और सावित्री बजाज के घर हुआ था। बजाज और नेहरू परिवार में 3 जनरेशन से फैमिली फ्रेंडशिप चली आ रही थी। राहुल बजाज के पिता कमल नयन और इंदिरा गांधी कुछ समय एक ही स्कूल में पढ़े थे। राहुल बजाज ने 1965 में बजाज ग्रुप की जिम्मेदारी संभाली थी। राहुल की अगुवाई में बजाज ऑटो का टर्नओवर 7.2 करोड़ से 12,000 करोड़ तक पहुंचा और ये स्कूटर बेचने वाली देश की अग्रणी कंपनी बन गई। 2005 में राहुल ने बेटे राजीव को कंपनी की कमान सौंपी। तब उन्होंने राजीव को बजाज ऑटो का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया था। और दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को बताया कि दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया था कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के जीवन पर नाटक किया जाएगा। 25 फरवरी से 12 मार्च तक रोजाना 2 शो होंगे। इन शो की टिकट मुफ्त होगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रोहित रॉय बाबा साहेब का किरदार निभाएंगे और इसके कार्यक्रम के लिए 100 फुट बड़ा और 40 फुट का रिवॉल्विंग स्टेज लगाया जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज शो मेगा इवेंट है। मैं आम लोगों से अपील करूंगा कि वो आएं और शो देखकर बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन से शिक्षा लें। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिसंबर महीने में दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया था कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन पर हम बहुत बड़ा नाटक करेंगे। यह नाटक 5 जनवरी से शुरू होने वाला था, लेकिन ओमिक्रॉन के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट उनके शहीद होने की खबर आई। बताया जा रहा है कि यह मुठभेड़ असूर ब्लॉक के तिम्मापुर से लगे पुतकेल के जंगलों में हुई। मुठभेड़ में सीआरपीएफ 168 बटालियन और नक्सलियों के बीच ये हुई। ये इलाका बासागुड़ा थाना क्षेत्र में आता है। मुठभेड़ में असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हुए, जबकि एक जवान भी इसमें जख्मी हुआ है। वहीं कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ अपनी जंग जारी रखे सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। कश्मीर पुलिस ने उत्तरी कश्मीर के सोपोर के डांगवाची इलाके में एक तलाशी अभियान के दौरान अल बद्र के 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। यही नहीं, सुरक्षा बलों ने जब उनकी तलाशी ली तो उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ जारी है। पुलिस ने बताया कि उनके विश्वसनीय सूत्रों ने सोपोर के डांगवाची गांव में कुछ आतंकियों को देखे जाने की सूचना दी। सूचना के आधार पर पुलिस और सुरक्षा बलों के संयुक्त दल ने इलाके में जाकर घेराबंदी शुरू की, तलाशी अभियान चलाया और इसी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने अल बद्र के 3 सक्रिय आतंकवादियों को धर दबोचा था। उधर देश भर में कोरोना के मामलों में अब गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने 14 फरवरी तक सभी ट्रेनों में कोविड काल से पहले जैसी जो केटरिंग व्यवस्था थी वो शुरू करने का फैसला लिया है। ऐसे में लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों को पका हुआ खाना पहले की तरह उपलब्ध हो पाएगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC के मुताबिक प्रीमियम ट्रेनों में कुक फूड की शुरुआत पहले की तरह कर दी गई थी। अब तक 428 ट्रेनों में इसकी शुरुआत हो गई है। 14 फरवरी तक 100% ट्रेनों में पहली जैसी व्यवस्था एक बार फिर से शुरू कर दी जाएगी, ताकि यात्रियों को अब ट्रेन में सफर करते समय किसी तरह की कोई परेशानी खाने को देखते हुए ना हो पाए।
और उधर हिजाब विवाद को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच हिजाब विवाद को देखते हुए कर्नाटक की मैसूर पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रविवार तक रैलियों और विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। नगर पुलिस आयुक्त चंद्रगुप्त द्वारा जारी एक आदेश के मुताबिक 12 फरवरी सुबह 6 बजे से 13 फरवरी रात 10 बजे तक ये आदेश लागू रहेगा। इस दौरान जिले में किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन या रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि कर्नाटक सरकार ने हिजाब विवाद को देखते हुए राज्य में विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में छुट्टियों को बढ़ाकर 16 फरवरी तक कर दिया है। कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण ने बयान जारी कर कहा कि फिलहाल कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम के तरीके से संचालित की जाएंगी। तो कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर कई देशों की तरफ से टिप्पणियां भी की गई हैं। भारत ने अपना रुख इस पर स्पष्ट कर दिया है। कर्नाटक के कुछ शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड पर कुछ देशों की टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय ने कहा, राज्य में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड से संबंधित मामला कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा न्यायिक जांच के अधीन है। अब ऐसे में हमारे देश में आंतरिक मुद्दों पर किसी दूसरे देश की टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिजाब विवाद पर पाकिस्तान ने भी टिप्पणी की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बागची ने कहा, कर्नाटक में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड से संबंधित मामलों पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। हमारा संवैधानिक ढांचा और तंत्र, साथ ही साथ हमारे लोकतांत्रिक लोकाचार और राजनीति ऐसे संदर्भ हैं जिनमें मुद्दों पर विचार किया जाता है और उनका समाधान किया जाता है। जो लोग भारत को अच्छी तरह से जानते हैं उन्हें इन वास्तविकताओं की उचित समझ होगी। हमारे आंतरिक मुद्दों पर टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को क्वाड में पड़ोसी देशों की घटनाओं पर एक ब्रीफिंग के दौरान भारत चीन संबंधों पर भी चर्चा की। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिस पायने के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि बहुत सारे देश भारत चीन संबंधों में रुचि लेते हैं, खासकर अगर ये देश हिंद प्रशांत इलाके के हैं तो ये पूरी तरह से जायज है। जयशंकर ने कहा कि क्वाड में भारत चीन संबंधों पर चर्चा की गई। ये इस बातचीत का हिस्सा थी कि हमारे अपने पड़ोस में क्या हो रहा है, इस बारे में एक दूसरे को जानकारी दी गई। एक ऐसा मुद्दा है जिसमें बहुत से देश रुचि लेते हैं, खासकर अगर वो हिंद प्रशांत इलाके से हैं। जयशंकर ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर टकराव के मौजूदा हालात सीमा पर सेनाओं को जमा नहीं करने के लिखित समझौतों की चीन की अवहेलना के कारण पैदा हुए हैं। जयशंकर ने कहा कि जब एक बड़ा देश लिखित प्रतिबद्धताओं की अवहेलना करता है तो मुझे लगता है कि ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक चिंता का विषय जायज है। भारतीय विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि क्वाड नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय समुद्रों में नेविगेशन की आजादी, सभी राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हुए सभी की कनेक्टिविटी, विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में काम करना जारी रखेगा। और उत्तराखंड के टेहरी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। भविष्य को भी खराब करे। उत्तराखंड एक बहुत अच्छी दिशा में चल रहा है। उत्तराखंड बनने के बाद जो अपार संभावना उत्तराखंड में है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। और उत्तर प्रदेश में भाजपा, उत्तराखंड में भाजपा, केंद्र में भाजपा, फिर डबल इंजन नहीं हो जाते तो ट्रिपल इंजन हो जाता है। अब याद करिए, जब दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाना था तो मेरे सामने प्रस्ताव आया था। मैंने बिना कुछ सोचे मैंने कहा अगर उत्तराखंड को जोड़ने के लिए है, एनओसी मैंने तत्काल दे दिया। मैंने कहा उत्तर प्रदेश से जितना जमीन चाहिए, जहां से लेके जाना है बेधड़क लेकर के जाइए, लेकिन उत्तराखंड को अच्छी कनेक्टिविटी दिल्ली की मिलनी चाहिए। हमने कहीं उसमें ये नहीं बोला कि ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। हमने कहा जहां जैसे कहो वहां उतनी जमीन मिल जाएगी, वहां से हम इसके लिए मार्ग के लिए, एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी के लिए देंगे। क्योंकि विकास यही परिवर्तन लाएगा, यही खुशहाली लाएगा। अपनी परंपरा और संस्कृति को चूड़े बनाए रखने के साथ ही विकास से ही हम अपने युवाओं को एक नए भविष्य को अग्रसर कर सकते हैं, एक नया जीवन दे सकते हैं, उनके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। और भाइयों बहनों,
उत्तराखंड आज उस दिशा में आगे बढ़ा है। जब मैं उस समय आया था पिछली बार यहां पर उत्तराखंड सरकार के महोत्सव में, टिहरी झील के किनारे हम लोग आए थे। उस समय जनरल लावत जी थे उस कार्यक्रम में, और तब मैंने देखा था वहां पे प्रतापनगर को जोड़ने के लिए उस समय जिस सेतु के निर्माण की कार्रवाई चल रही थी, मुझे प्रसन्नता है आज वो बन गया है, आज वो यातायात के लिए खुल गया है, आवागमन और आसान हो गया है। उत्तराखंड में अब तो बहुत अच्छे ढंग से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है। किशोर उपाध्याय जी आज हमारे प्रत्याशी के रूप में टिहरी से लड़ रहे हैं। मैंने इनको 15 वर्ष पहले कहा था, मैंने कहा भाई ये कहां पड़े हुए हैं। संसद के सेंट्रल हॉल में हम लोग मिले थे और मैंने उस समय कहा था किशोर जी से, मैंने कहा किशोर जी आप जो है कहां कांग्रेस में अपनी जिंदगी को खपा रहे हैं, आपको आना चाहिए। आपकी भावनाओं के अनुरूप कार्य तो भाजपा में होता है, मंच तो भाजपा देगी, भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, जिस दिन किशोर उपाध्याय जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी। मैंने उस दिन ट्वीट भी करके इनको बधाई दी। मैंने कहा अच्छा किया आपने, क्योंकि कांग्रेस तो पूरे देश के अंदर डूब रही है और जहां थोड़ा उसका वजूद था भी, वहां पे डुबोने के लिए दोनों भाई बहन पर्याप्त है, किसी तीसरे की आवश्यकता ही नहीं होती। आज उत्तर प्रदेश कोटद्वार से, पौड़ी से, यमकेश्वर से जब पहले लोग दिल्ली की तरफ जाते थे तो रात्रि में जाने से डरते थे। 17 के बाद परिवर्तन देखने को मिला होगा। यद्यपि मेरा प्रयास रहता है कि माफिया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई ऐसे करो कि वो उत्तराखंड की तरफ भागने की स्थिति में न रहे, और बहुत शालीनता के साथ हम लोग वहां उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लेकिन फिर भी कोई रेंगता वहां जीव उत्तराखंड की तरफ आएगा तो उत्तराखंड की सुरक्षा पर सेंध लगाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, जब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और देश के अंदर एक जैसी विचारधारा की और एक पार्टी की सरकार होगी तो वह सरकार न केवल विकास कराएगी, डबल और ट्रिपल इंजन के भाव के साथ कार्य करेगी, बल्कि सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दे देगी। नहीं तो मुझे कहीं कोई संदेह नहीं, हर दल में अच्छे प्रत्याशी हैं। कोटद्वार में सुरेंद्र सिंह जी भी अच्छे प्रत्याशी हैं, लेकिन गलत दल में है। इतने गलत दल में हैं, और मैं उनसे अनुरोध करूंगा इस बारे में कि कांग्रेस को डुबोने के लिए तो भाई बहन ही पर्याप्त है, किसी और की आवश्यकता ही नहीं है, किसी और की आवश्यकता है ही नहीं। वहां आप देख रहे होंगे हर वर्ष कांग्रेस से एक एक राज्य छिनता जा रहा है, और जो कुछ बचा हुआ है दोनों भाइयों बहनों के आपसी विवाद और वर्चस्व के कारण वह कांग्रेस भी डूब जाएगी। लेकिन कभी कभी डूबने वाले जहाज पर यात्रा करने वाले लोग अगर समय से बाहर का रास्ता नहीं देते तो उनके लिए भी खतरनाक हो जाता है, और यही स्थिति आज कांग्रेस की है। और अब बात करेंगे आईपीएल की। आईपीएल 2022 का आगाज हो गया है। आज से खिलाड़ियों की नीलामी भी शुरू हो गई है। हम आपको बताएंगे कि कौन से खिलाड़ी को किस टीम ने कितने में खरीदा है। ग्राफिक्स के जरिए आईपीएल का आगाज हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले दीपक चहर टीम की अगर बात करें, सीएसके से 14 करोड़ इनकी कीमत तय की गई। टी नटराजन एसआरएच से 4 करोड़। उसके बाद ईशान किशन को मुंबई इंडियंस टीम की तरफ से 15.25 सबसे ज्यादा कीमत इनकी लगाई गई है। निकोलस पुरन को एसआरएच टीम से 10 करोड़ के करीब उनकी बोली लगी है। दिनेश कार्तिक की अगर हम बात करें, आरसीबी टीम से हैं,
5.5 करोड़ के आसपास इनकी बोली लगी है। जॉनी बेस्टो की पंजाब किंग्स टीम की तरफ से करीब 6.75 करोड़ की बोली है और अबांटी रायडू सीएसके टीम से है जिनकी 6.75 करोड़ कीमत लगी है। इसके बाद आपको हम बता दें, लगातार सभी खिलाड़ियों का जिक्र कर रहे हैं। मिशेल मार्श टीम दिल्ली कैपिटल से हैं, 6.50 करोड़ इनकी बोली लगी है। कुणाल पांडे लखनऊ सुपर जॉइंट से हैं जिनकी 8.25 करोड़ बोली लगी है। वानिंदु हंसरंगा आरसीबी टीम से हैं जिनकी 10.75 करोड़ की बोली लगी है। जेसन होल्डर की अगर बात करें तो लखनऊ सुपर जॉइंट से हैं जिनकी 8.75 करोड़ बोली लगी। नीतीश राणा केकेआर टीम से हैं, 8 करोड़ की इनकी बोली लगी है। दीपक चाहर जो सीएसके से हैं, 14 करोड़ की बोली लगी। और उसके बाद देवदत्त की अगर बात करें, राजस्थान रॉयल्स से हैं, 7.75 इनकी कीमत। शिमरोन हैटमायर आरसीबी से 8.50 करोड़ इनकी बोली लगी है। मनीष पांडे की बात करें लखनऊ सुपर जॉइंट से जिनकी 4.60 करोड़ की बोली लगी है। श्रेयस अय्यर केकेआर टीम से हैं, 12.25 करोड़ इनकी बोली लगी है। डेविड वार्नर की बात करें तो दिल्ली कैपिटल से हैं जिनकी बोली 6.25 करोड़ लगी। क्विंटन डिकॉक की बात करें तो लखनऊ सुपर जॉइंट से हैं जिनकी बोली 6.75 करोड़ लगी। फाफ डू प्लेसेस की बात करें तो आरसीबी से हैं, 7 करोड़ इनकी बोली लगी। मोहम्मद शमी की बात करें तो गुजरात टाइम्स से हैं, इनकी कीमत लगी है 6.75 करोड़। कागिसो रबाड़ा की बात करें तो पंजाब किंग्स टीम से हैं, 9.25 करोड़ इनकी बोली लगी है। शिखर धवन पंजाब किंग्स टीम से हैं, 8.25 करोड़ की इनकी बोली लगी है। आर अश्विन राजस्थान रॉयल्स से हैं, 5 करोड़ की इनकी बोली लगी है। पैट किम्स की बात करें राजस्थान रॉयल्स से हैं, 8 करोड़ की इनकी बोली लगी। और ट्रेड बोल्ट केकेआर टीम से हैं, 7.25 करोड़ इनकी बोली लगी है। तो आगाज आईपीएल का हो चुका है आज से। और कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर कई देशों की तरफ से टिप्पणियां की गई हैं। अब भारत ने अपना रुख इस पर स्पष्ट कर दिया है। कर्नाटक के कुछ शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड पर कुछ देशों की टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय ने कहा, राज्य में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड से संबंधित मामला कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा न्यायिक जांच के अधीन है। अब ऐसे में हमारे देश के आंतरिक मुद्दों पर किसी दूसरे देश की टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिजाब विवाद पर पाकिस्तान ने भी टिप्पणी की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बागची ने कहा कि कर्नाटक में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड से संबंधित मामलों पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। हमारा संवैधानिक ढांचा और तंत्र, साथ ही हमारे लोकतांत्रिक लोकाचार और राजनीतिक ऐसे संदर्भ हैं जिन मुद्दों पर विचार किया जाता है और उनका समाधान भी किया जाता है। देश और दुनिया की अब तक की खबरों में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।